उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हम हर रविवार को एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ ऐसी खास मेहमान जिन्होंने अपनी यात्रा मैनपुरी से शुरू कर राजस्थान, मॉरिशस और बांग्लादेश तक इनकी यात्रा पहुंची। ऐसी शख्सियत है डॉक्टर अपर्णा पांडे जी। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी से हम इनकी जो विदेश यात्रा यानी भारत सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र भारतीय उच्चायोग व आधुनिक भाषा इंस्टीट्यूट ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश में सांस्कृतिक प्रतिनिधि और हिंदी शिक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इनसे इनके अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह इनकी विदेश यात्रा रही और किस तरह ढाका में रहकर हिंदी को प्रोत्साहित किया। आइए बात करते हैं डॉक्टर अपर्णा पांडे जी से। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया जी। और जैसा कि आपने कहा कि मेरी विदेश यात्रा कैसी रही, तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी मेरा जन्म एक उत्तर प्रदेश के छोटे से स्थान मैनपुरी में हुआ जी। मेरे पिता आचार्य लाल बिहारी शास्त्री, जो स्वयं पुराण के प्रोफेसर थे और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। तो मेरे घर में बचपन से ही अध्यात्म का, शिक्षा का और संस्कृत का प्रचार प्रसार था। वह परंपरा मेरे अंदर भी जन्मजात रूप से आई। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब मैं विवाह के उपरांत कोटा आई, यहाँ रह करके मैंने बाल विद्यालय में 15 वर्ष तक कार्य किया। उसके उपरांत मेरा चयन राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरपा में हुआ जी। और वहाँ से फिर मेरा चयन भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में भारत के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और हिंदी शिक्षिका के रूप में 2 वर्ष के लिए हुआ। जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ मेरी उम्र से अत्यधिक बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, अधिकांशतः प्रोफेशनल्स थे जिनको मुझे पढ़ाना होता था। किसी देश से बाहर जाने में, क्योंकि मेरी ये पहली यात्रा थी और मैं विचार करने लगी कि मुझे इनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको केवल एक भाषा नहीं पढ़ानी है, भाषा के साथ आपको अपनी संस्कृति से भी अवगत कराना है, उनकी जिज्ञासाओं का शमन करना है। तो मैंने उनके स्तर के अनुरूप उनको पढ़ाया और वे सब मेरे उस अध्यापन से इतना अधिक प्रसन्न हुए कि धीरे धीरे वहाँ छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। और जब मैं लौट करके आई 2013 से 17 तक मेरा वह वहाँ पर कार्यकाल रहा। जब मैं लौट करके आई तो वहाँ पर मैं 750 छात्र छोड़ करके आई, जबकि जब गई थी उस समय केवल कक्षा में 10 ही छात्र हुआ करते थे जी। तो मेरा वह अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, अनुभव कैसा था जब कोई विदेश यात्रा के लिए चयन होता है, यानी किसी भी ढाका में आपका चयन हुआ, तो कैसा एक अनुभव था प्रथम आपका? स्वाभाविक है कि सर मुझे वह अनुभव बहुत ही अच्छा लगा, कहना चाहिए कि गर्व की अनुभूति हुई जी। और जब मैं इंटरव्यू देकर के आई तो मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा या क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों से अत्यधिक पढ़ करके रिजल्ट आया, क्योंकि भी मेरी शैक्षिक योग्यताओं को देख करके और मेरी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो मेरी कार्य क्षेत्र था उसको देख करके इंटरव्यू लेने वाले समस्त अधिकारी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यदि हम आपको चयनित करके विदेश भेजें तो क्या आप वहाँ अपने देश का कार्य ठीक प्रकार से कर सकेंगी। मैंने कहा मेरी यथासंभव कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने देश की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूं। तो जब मैं वहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिनिधि बन करके गई तो मैंने पूरा प्रयास किया और इस कार्य में मेरे छात्रों ने भी मेरा सहयोग किया और मेरा वहाँ के सारे अधिकारी मेरे इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न थे। आप राजकीय शिक्षिका हैं और राजकीय शिक्षिका कई हैं देखा जाए तो, लेकिन चयन होने में आपने किस तरह मतलब एक
चयन प्रक्रिया किस तरह की रही आपकी वहाँ तक की? राजस्थान की तरफ से राजकीय शिक्षिका के रूप में विदेश जाने वाली मैं पहली शिक्षिका हूँ। जी और ये चयन प्रक्रिया थी कि मेरी एक सखी थी, उन्होंने कहा कि अपर्णा तुम विदेश के इस तरह से वो निकलती है वैकेंसी, उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करती हो। जी तो मैंने आवेदन किया और आवेदन के करीब 1.5-2 महीने को उपरांत ही मुझे प्राप्त हुआ कि आपका इंटरव्यू है और जी आपको दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर वे किस तरह से और क्या प्रश्न पूछेंगे। मैंने अपने भाई से बात की, उन्होंने कहा कि अपने एमए स्तर के जी विषयों को तैयार करके जाओ। तो मैंने अपने संस्कृत और हिंदी जो मेरे विषय रहे उनसे संबंधित मैंने तैयारी की और जो मैं तैयारी करके गई थी उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे। वहाँ अ, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरे शोध कार्य पर जो पुराणों में शुकदेव उससे संबंधित प्रश्न पूछे। मेरा जो लेखन कार्य था कि आपने कोई पुस्तकें भी लिखी हैं जी या आपने कभी संचालन किया है, इस तरह के उनके प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों का मैंने सटीक जवाब दिया और मेरे प्रश्नोत्तर से सारे अधिकारी बहुत प्रसन्न हुए जी और उन्होंने कहा कि यदि आपको हम बाहर भेजना चाहें तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। जी मैंने कहा सर ये मेरा सौभाग्य होगा कि यदि मुझे अपने देश की सेवा करने का अवसर आप प्रदान करते हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा जी, जब आप ढाका पहुंची तो क्योंकि दूसरा देश होता है अपने, यानी कि बोलचाल सभी की मतलब मैंने कठिनाइयाँ तो आती है। किस तरह आपने उन बच्चों को मतलब इस तरह अपनात्व दिया कि वो आपके सारे आगे बढ़े? जी, जब मैं यहाँ से चयनित होकर के गई तो मुझे लगा कि यहाँ पर भाषा की विविधता तो है ही सही, इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान भी हमसे थोड़ा सा अलग ही है। जी हालांकि वहाँ जो विद्यार्थी थे वे सभी उम्र में कॉलेज लेवल के या फिर कहना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जी अधिकारी और कर्मचारी थे। तो वो हिंदी बोल तो लेते थे लेकिन उनको हिंदी लिखना नहीं आता था। जी मुझे बांग्ला नहीं आती थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बोले हाँ आपकी बात तो मुझे समझ में आ रही है लेकिन मैंने कहा मैं आपकी भाषा समझ नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको हम बांग्ला थोड़ा थोड़ा बता दें। जी तो मैं प्रतिदिन से थोड़ा थोड़ा बांग्ला सीखती थी। जी सबसे पहले मैंने वहाँ की वर्णमाला सीखी। वर्णमाला के उपरांत मैंने शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखा और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा कन्वर्सेशन होने लगा। उनमें से कुछ ऐसे छात्र थे जो हिंदी का अनुवाद बांग्ला में मुझे बताते थे और बांग्ला का अनुवाद हिंदी में करके बताते थे। तो ऐसे धीरे धीरे कन्वर्सेशन होने लगा। इसी विषय पर मैंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, जी संस्मरण विदेश प्रवास और हिंदी सेवा। जी इसमें किस तरह से मैं भारत सरकार से चयनित होकर के जी वहां पहुंची, मुझे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से मैंने वहां पर हिंदी कक्षाएं प्रारंभ की, किस तरह से छात्रों का आगमन हुआ और कैसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई, उस एक एक घटना का विवरण मैंने विस्तार के साथ इसमें दिया है। जिसको पढ़ करके जब मैं अभी कोविड का समय था जी उस समय जी मैं इसको लिख रही थी। जब स्कूल बंद थे और मुझे जाना नहीं था, बिल्कुल। मैं फेसबुक पर रोज एक पोस्ट डालती थी। ये पोस्ट शायद साहित्यकारों ने पढ़ी, खास करके निर्मोही सर ने, और उन्होंने जी कहा कि अपर्णा जी आप यदि इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें तो बहुत अच्छा हो। जी उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस पर भूमिका में लिखा कि यदि इस पुस्तक के कुछ अध्याय पाठ्यक्रम में लगाए जाएं तो निश्चय ही ये आने वाले लोगों के लिए जो विदेश सेवा में जाते हैं बहुत काम की चीज होगी। जी। डॉक्टर अपर्णा जी, आपका जो पारिवारिक माहौल है वो साहित्यकारों का रहा, यानी जी पिता भाई सब इससे जुड़े रहे। तो उस समय क्या आपके मन में लेखन के प्रति आपकी जागरूकता आई सामने? जी, हमारे बचपन से ही अध्यात्म का, साहित्य का और लेखन का माहौल रहा। जैसे मेरे पिता का बहुत नाम है उसी तरह से मेरे भाई आचार्य इच्छाराम द्विवेदी, वे भी संस्कृत जगत और हिंदी जगत के बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक और कवि हुए हैं। जी और उन्होंने केवल 58 वर्ष की उम्र में 85 संस्कृत के ग्रंथों की रचना की। तो बचपन से ही मुझे ऐसा माहौल मिला और मैं भी जब 12वीं क्लास में थी तब मैंने कुछ उपन्यास लिखे जी और उसके बाद फुट कर कुछ रचनाएं लिखती रही और फिर बाद में धीरे धीरे वे रचनाएं संकलित करके पुस्तक जी के रूप में मैंने प्रकाशित करवाई। जी। संस्कृत के महाकवि मेघदूतम का कोई आपने हिंदी अनुवाद भी किया है, कुछ श्लोक जी सर, सुनाए? ये भी मेरे भाई की प्रेरणा से ही हुआ। जी और उन्होंने कहा कि तुम कुछ अनुवाद वगैरह क्यों नहीं करती हो। तो मुझे लगा कि उस समय शायद मैं एमए में पढ़ रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं अनुवाद करती हूँ।
सोचने लगी कि मुझे किस पुस्तक का अनुवाद करना चाहिए। तो मेरे सर्वाधिक प्रिय कवि हैं संस्कृत के महाकवि कालिदास, जी जो मुझे लगता है कि संस्कृत पढ़ने वाले अधिकांश लोगों को प्रिय होंगे, बिल्कुल। क्योंकि उनके लेखन की जो विशेषता है वह संस्कृत के बहुत कम कवियों में मिलती है। तो मैंने संस्कृत की जो पुस्तक थी मेघदूतम, जी इस मेघदूतम का मैंने बैठ करके हिंदी काव्यानुवाद किया, और भगवान शिव की ऐसी कृपा रही जी। कि इस पूरी पुस्तक का अनुवाद केवल 15 दिन में पूरा हो गया। जी। लगातार मैं रोज 8-8, 10-10 छंदों का अनुवाद करती थी, और इसके कुछ छंद मुझे बहुत प्रिय हैं, सुनाया। जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कालिदास के लिए कहा जाता है उपमा कालिदास से, जी कि महाकवि कालिदास की उपमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। जी तो उनकी जो जैसी उपमाएं जैसी अन्य कवियों के द्वारा बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इसका एक प्रसंग ये है, मेघदूतम जो उनका गीत काव्य है, जी कि एक यक्ष था जो प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। तो उसने अपने सेवक से कहा कि जाओ तुम मेरे लिए पुष्प संचयन करके लाओ। जी वो जब फूल लेने के लिए गया तो अपनी नवविवाहिता पत्नी से बात करते करते उसको इतना समय का भान ही नहीं रहा कि मैं किस कार्य के लिए आया था। जब पहुंचा उस समय बहुत विलंब हो चुका था और कुबेर पूजा कर चुके थे। तो उन्होंने उसको शाप दिया कि तुम 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से अलग रहोगे। और उसी संदर्भ में इस पुस्तक की रचना हुई कि उस यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपना संदेश अलकागिरी में रहने वाली अपनी पत्नी को भेजा है। मेरे विचार से कालिदास पहले ऐसे संस्कृत साहित्य के कवि हैं जिन्होंने मेघ के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। तो मेघ किस किस मार्ग से जाएगा, उसको बीच में कौन कौन से स्थान मिलेंगे, क्योंकि अलकागिरी उत्तराखंड में है, बिल्कुल। ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे, जी और उसका निवास है, यक्ष का निवास है रामगिरी पर्वत पर, जिसको जी हम वर्तमान नासिक भी कह सकते हैं। जी। तो नासिक से और उत्तराखंड के बीच में कौन कौन से मार्ग मिलेंगे, उन्होंने पूरा रास्ता मेघ को बताया है। जी तो इसमें उन्होंने कहा कि जब तुम उज्जैन पहुंचोगे उस समय सायंकाल हो रहा होगा। सायंकाल के समय भगवान शिव की होती है आरती। तो तुम ऐसा गर्जन करना, ऐसा लगेगा कि मानो नगाड़ा बज रहा है। बिल्कुल। तो पहले मैं संस्कृत श्लोक पढ़ती हूँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर इसका हिंदी काव्यानुवाद। जी अप्यन अस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले संघात वयम तेनैन विषम यावत् यतेति भानुः कुर्वन् संध्यावलिं पठतां शूलिना शलाग्निः अद्राणाम फलम विकलम लप्स्यते गजतानाम। महाकाल में जाकर जलधर संध्या काल रुके रहना, महाकाल संध्या पूजा में घोर पटह गर्जन करना, सायंकाल मंत्र गर्जन से अविकल फल पा जाओगे, शिव की सेवा में कुछ क्षण दे जन्म सफल कर पाओगे। निश्चय ही तुम्हारा ये जो सायंकाल को गर्जना है, ऐसा लगेगा कि भगवान शिव की आरती में तुम नगाड़ा बजाने का कार्य कर रहे हो। ऐसी उपमा कालिदास से पहले शायद किसी कवि ने नहीं दी होगी। बहुत सुंदर। सांख्य दर्शन की जो पुस्तक है आपकी, सांख्य कारिका, उसके विषय में बताएं हमारे दर्शकों को। सांख्य कारिका जो देवहूति और ऋषि कर्दम के पुत्र महर्षि कपिल पर आधारित है। जी महर्षि कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन का सर्वप्रथम उपदेश दिया अपनी माँ को। जब महर्षि कर्दम संन्यास लेकर के घर जाने वाले थे तो देवहूति ने कहा कि पतिदेव आप तो संन्यास ले लेंगे, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र ही आपका मार्गदर्शन करेगा। तब उन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश महर्षि कपिल ने अपनी माँ को दिया, जिसको सांख्य कारिका के रूप में 72 कारिकाओं में निबद्ध किया गया है, और ये MA में संस्कृत में चलता है। इसके रचने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं छात्रों को उन विषयों से परिचित करा सकूं जो कविता के माध्यम से शीघ्र याद हो जाती हैं। इस पुस्तक की जो भूमिका है वह पद्मश्री प्राप्त आदरणीय रमाकांत शुक्ल जी ने लिखी है, और उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ये जो पुस्तक है यह छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, और चाहे वो मेघदूतम हो चाहे सांख्य कारिका हो, ये पाठ्यक्रम में लगाए जाने में चलती हैं पुस्तकें, और इनका अनुवाद पाठकों को पढ़ने में प्रिय लगेगा। तो मैं इसका एक मैंने कपिल स्तवन का कुछ छंद लिखे वो आपको सुनाना चाहूंगी। सुनाए। देवहूति कर्दम के सुत थे श्री चरणों में सतत प्रणाम, देवहूति कर्दम के सुत के श्री चरणों में सतत प्रणाम। 25 तत्वों के स्वरूप का प्रथम निरूपण किया महान, ईश्वर जीव प्रकृति माया का कर विश्लेषण और व्याख्यान, ज्ञान कर्म और भक्ति के मार्ग का देते माँ को अनुपम ज्ञान। धूम मार्ग और अच मार्ग से जाता जीव देव और देव पितृयान, बंध मुक्ति का मार्ग कर्म है,
सच मानो माता यह ज्ञान, औरत सुत के श्री मुख से तब मोक्ष मार्ग का लेकर ज्ञान। औरत सुत के श्री मुख से तब मोक्ष मार्ग का लेकर ज्ञान, मात्र रूम में धन्य हुई मैं, करती शत बार प्रणाम। कपिल ऋषि की कृपा दृष्टि हो, समझ सकूं मैं जो यह ज्ञान, उनके श्री चरणों में अर्पित शब्द पुष्प यह शब्द प्रमाण। उनके श्री चरणों में अर्पित शब्द पुष्प यह शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से सांख्य कारिका में जो सृष्टि निर्माण के जो 25 ईश्वर के जो 25 तत्वों उनका वर्णन किया गया है, और इसमें मैंने उन्हीं का अनुवाद करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर। डॉक्टर अपर्णा जी, आप जब बांग्लादेश में थी तो आपके यानी बाल आधारित एक पुस्तक प्रिय गल्प जी आपने मतलब बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। जी। कैसे उस पुस्तक की जो भूमिका भी शायद आपके शिष्य ने लिखी बांग्लादेश के, जी। क्या है मैडम उसमें? हाँ। उस पुस्तक में किसी भी भाषा को जानने के लिए आवश्यक है उसकी वर्णमाला को जानना। तो जब मैं बांग्लादेश गई जी, तो मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं अपने बांग्ला भाषी छात्रों को कैसे पढ़ाऊं। इसके लिए मैंने विचार किया कि मुझे सबसे पहले भाषा सीखनी चाहिए। मैंने भाषा सीखा। मेरे एक छात्र आते थे जिनके जो पुस्तकें प्रकाशित करते थे, प्रकाशक थे, तो उन्होंने मुझे एक कहानी की किताब ला करके दी। बोले मैडम यदि आपको भाषा सीखनी है तो उसका सीधा सा माध्यम है बच्चों की कहानियों का अनुवाद करना। बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आती। बोले कि हम आपको इसमें सहायता करेंगे। तो उन्होंने वो जब किताब ला करके दी तो वास्तव में उस किताब को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि ये तो हिंदी से बहुत कुछ मिलती जुलती भाषा है, और मैंने उन कहानियों का अनुवाद करना प्रारंभ किया। यह कार्य मैंने वहीं रह करके किया। उसमें यदि कहीं कोई मुझे परेशानी होती तो मैं अपने छात्रों से सहयोग ले लेती थी। अगर कोई शब्द या उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि बांग्ला के कुछ शब्दों का अर्थ हिंदी से बहुत अलग होता है। मेरे एक छात्र जिनका नाम था सैयद मेहदी हसन साहब, वो समय पीएचडी कर रहे थे दर्शन में, और लगातार 3 वर्षों तक मेरे छात्र रहे। तो जब मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरी इस पुस्तक पर भूमिका लिख देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं आपकी पुस्तक पर भूमिका लिखूं। और उन्होंने सैयद मेहदी हसन साहब ने, जो स्वयं वहाँ पर देवान बाग नाम का समाचार पत्र निकालते हैं बांग्ला भाषा का, उन्होंने मेरी पुस्तक पर भूमिका लिखी। प्रिय गल्प में बच्चों की कहानियां हैं जिनका उद्देश्य है कि बाल मनोविज्ञान कैसा होता है, उनकी कल्पनाएं बड़ों से कैसे भिन्न होती हैं, वे किस प्रकार से प्रकृति से और पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, वही मेरे लेखन का मुख्य विषय रहा। और इस तरह से प्रिय गल्प मैंने पुस्तक तैयार हुई। जब मैं वहां से लौट करके आई, अब मुश्किल ये थी कि वो प्रकाशित कैसे हो, क्योंकि वह जिस लेखक की पुस्तक थी वही संसार में जीवित नहीं थे। तो उनके परिवार वालों को ढूंढा, फिर मेरे विद्यार्थियों ने इसमें सहयोग किया कि उनसे परमिशन ली। उसके बाद उसका प्रकाशन हुआ और उस पुस्तक पर 2023-24 में मुझे रांगे राघव पुरस्कार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी जयपुर द्वारा 23-24 में प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से मेरा लेखन कार्य सामने आया। डॉक्टर अपर्णा जी, आपके पढ़ाए जो बच्चे हैं आज अच्छी जगह काम कर रहे हैं, कैसा लगता है? क्योंकि जब एक शिक्षिका के रूप में आप बांग्लादेश रही और आपसे पढ़े वो तो और नई ऊंचाइयां छुई, तो अभी भी आपके पास फोन आते होंगे, कैसा लगता है आपको ये सब जानकर? सर, स्वाभाविक है कि अपने छात्रों के आगे बढ़ने पर प्रसन्नता या तो अत्यधिक शिक्षक को होती है या उसके जो माता पिता उन्हें होती है। मैंने जिन भी छात्रों को पढ़ाया उन छात्रों ने मुझे 100% मुझे लौटाया है। अभी कल ही मेरा एक छात्र है जिसका नाम हेमंत गौतम है, वह अभी धनबाद में उसका चयन हुआ डिप्टी डायरेक्टर के पद पर, और वह छात्र में से 9 से 12 तक पढ़ा है। और उसने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी शिक्षिका मिली है। ऐसे मेरे बहुत सारे छात्र हैं, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो कहना चाहिए पत्रकारिता में हो, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उन छात्रों ने अपना नाम रोशन किया है। और ये उन छात्रों की लगन है और हिंदी भाषा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव भी, कि अध्यापक ने उनको जो भी सिखाया है उसको उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से आत्मसात किया। इस पुस्तक में मेरा एक छात्र जिसका नाम त्यागी, जो इस समय ब्यूरो चीफ है जी न्यूज मुंबई महाराष्ट्र में, वह साइंस का छात्र था। और उन्होंने लिखा कि जब मैंने आपको पहली बार कक्षा में देखा तो मुझे लगा कि हिंदी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति भी इतना लोकप्रिय हो सकता है, और मेरी प्रेरणा आप ही रही
कि मैडम आपको देख करके मैंने आगे साइंस लेने का विचार त्याग दिया और मैं हिंदी का छात्र रहा और आज वो बहुत प्रसिद्ध है और जी न्यूज़ पर समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे छात्र हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने माता पिता का नाम और मेरा नाम भी रोशन कर रहे हैं और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। जी डॉक्टर अपर्णा जी, जिस समय आप बांग्लादेश थी और वर्तमान में जो बांग्लादेश की जो स्थिति है, कितना अंतर आप देखते हो उस समय में अभी में? जी सर, जिस समय मैं ढाका में थी उस समय परिस्थितियों को मैंने वहाँ के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया और अब जब लौट करके आई हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिस सांस्कृतिक केंद्र पर मैं 3.5 साल पढ़ा करके आई, उस केंद्र को नष्ट कर दिया गया है। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हिंदी विभाग भी संचालित हो रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से छात्रों में संपर्क में नहीं हूँ। लेकिन मेरा प्रयास तो यही था कि मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा ही करके आऊँ, अच्छा दे करके आऊँ। अपने देश ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसको 100% समाज तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी। आगे का कार्य सामने वाले के हाथ में है कि उनका कैसा विचार है और वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, जैसे भारत सरकार ने आपको बांग्लादेश भेजा हिंदी साहित्य के लिए, तो यहाँ से भी कई बार एक जांच के लिए जाते होंगे, तो इस तरह का कोई जी वाकया है? जी जी, उस समय सर 2016 की बात है जी और मैं गई थी 2013 से 15 तक के लिए। लेकिन मेरे कार्य को देख करके मेरा कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया और मुझे 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो जब मैं आने वाली थी उससे करीब 15-20 दिन पहले नई दिल्ली की तरफ से कुछ 6-7 अधिकारियों को दल आए वहाँ चेक करने के लिए कि भारत सरकार जो इतना पैसा खर्च कर रही है हिंदी के प्रचार प्रसार पर, वास्तव में वैसा कार्य हो भी रहा है या नहीं। तो उसमें 2 प्रोफेसर तो दिल्ली विश्वविद्यालय के थे और ढाका की जो पूर्व राजदूत थे बीना सिक्री जी, वो स्वयं आई थी। उनके अलावा 2-3 लोग और थे। मैं यहाँ आने वाली थी, छात्र इस बात से बहुत चिंता में थे कि मैडम आप तो चले जाएंगी और अधिकारी जब आएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे। तो मैंने कही आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, जो तैयार किया है, वो आप उनको प्रेजेंटेशन करेगा। जो जब पहली बार मोदी जी ढाका गए थे तो उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की थी, जिसके लिए पैसा भारत सरकार ने ही दिया था और उस हिंदी विभाग की पहली शिक्षिका हिंदी पीठ में ही थी। मैंने ही ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रथम 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। जब अधिकारी आए तो अधिकारी को छात्रों ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसको देख करके अधिकारी बहुत आश्चर्यचकित थे कि यहाँ तो छात्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यहाँ के अध्यापिका ने वास्तव में मेहनत की है। यह देख करके मेरे अधिकारी और जो उस समय राजदूत थे हर्षवर्धन श्रृंगला सर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे डायरेक्टर मैम से बोला कि आपको बताना चाहिए था कि अपर्णा जी जाने वाली है, तो मैं अब इनको जाने नहीं देता, अब इनको और रोक करके रखता, क्योंकि हमारा 2-3 दिन में ही अभी एनुअल फंक्शन भी होने वाला है और अधिकारी भी आ रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि मैडम ने सब तैयार करा दिया है और अब चूंकि दूसरे हिंदी शिक्षक आ चुके हैं इसलिए हम आपको अब यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं और इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो मेरा कार्यकाल वहाँ पर बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, मॉरिशस की यात्रा भी आपकी बड़ी अच्छी रही, क्योंकि बड़े बड़े साहित्यकारों से आपका मिलन हुआ जी। तो वो पल कैसा था? 2017 में जब मैं ढाका से लौट करके आई, तो हालांकि मुझे विभागीय थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा और 1-1.5 साल उस भागदौड़ी में मुझे व्यतीत हुआ। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन है और विश्व हिंदी सम्मेलन में कुछ आर्टिकल मांगे गए थे। तो मैंने भी आर्टिकल लिख करके भेज दिया कि सिलेक्ट हो जाते तो ठीक है। मैंने आर्टिकल भेजा और सौभाग्य से मेरा वो आर्टिकल सिलेक्ट हो गया और वहां से मुझे पत्र प्राप्त हुआ विदेश मंत्रालय से कि आप 2018 मॉरिशस में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में आप पत्र प्रस्तुत करने आपको चयनित किया गया है और आपको वहां पर जाना है। तो जब ऐसा पत्र आया तो मैंने पुनः विभाग में निवेदन किया कि मुझे वहां जाना है। फिर वही परेशानी कि आप विदेश यात्रा में अभी तो लौट करके अभी कैसे जाएंगी। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। फिर मैं वहां गई और वहां जाकर के भारत से जाने वाली, राजकीय सेवा से जाने वाली मैं पहली शिक्षिका थी जिसने मॉरिशस में जाकर के अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उस समय संपूर्ण विश्व से हिंदी में काम करने वाले बड़े बड़े लेखक साहित्यकार वहां पर आए हुए थे, जिनमें प्रसून जोशी जी जो फिल्मों में गीत लिखते हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं फिल्म और मीडिया विभाग के, और अशोक चक्र साहा और कुंवर
बेचैन साहब जैसे जी। बड़े साहित्यकारों से मेरी मुलाकात हुई। जब वे उस समय सभाभवन में आ रहे थे, मेरा काव्य पाठ चल रहा था और मेरा काव्य पाठ सुन करके जोशी जी ने कहा कि अपर्णा जी, आप तो अच्छी रचनाएं लिखती हैं, जी। मैंने सब आपका आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि इतने बड़े लेखक के मुंह से ऐसे शब्द सुनना आपके लिए किसी आश्चर्य से और आशीर्वाद से कम नहीं होते हैं। और वहाँ का मेरा कार्य भी बहुत अच्छा रहा। मैं पूरा 1 सप्ताह मॉरिशस की यात्रा पर थी। जी। डॉक्टर अपर्णा जी, आप गृहिणी भी हैं और शिक्षिका भी हैं, और साहित्य लिखना बड़ा कठिन कार्य है, जी। लेकिन आपने एक ऐसा पुस्तकालय खड़ा कर दिया, कैसे कर पाती? मुझे लगता है कि सर, हमारे यहाँ जो स्त्री की कल्पना की गई है कि वह अष्टभुजी है, जी। उसको हम अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं कि स्त्री एक ही साथ बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन जी। कर सकती है। वो अपना घर भी संभाल सकती है और अपनी नौकरी भी, और इसके अलावा वह अतिरिक्त कार्य भी कर सकती है। तो मैंने संतुलन बना करके, ताकि इसमें किसी को कोई परेशानी ना हो, जहाँ अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, वहीं मैंने अपने अध्यापन के रूप में भी अपने छात्रों को श्रेष्ठतम देने का प्रयास किया है। जी। और साथ साथ लेखन कार्य भी आप बलपूर्वक नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंतःकरण से वे शब्द स्वतः ना उठें, क्योंकि वह ईश्वर की कृपा से ही लेखन कार्य होता है। जैसे कि आप स्वयं बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखते हैं, मैं अधिकांशतः पढ़ती रहती हूँ कि जब आप किसी चीज को बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं, तभी वह अनुभव आपके शब्दों के रूप में कागज पर उतरता है। तो मैंने अपने उस अनुभव को ही शब्दों के रूप में कागज पर उतारने का प्रयास किया है। जी। और मैं तीनों में तारतम्यता बना रखती हूँ, ताकि कोई भी क्षेत्र में मुझे कोई परेशानी ना हो। जी। डॉक्टर अपर्णा जी, लोगों की फितरत है पीछे खींचने की। हम्म। आपके साथ भी इस तरह का हुआ, विदेश सेवा में जाने के लिए? हम्म। है ऐसा कोई संस्मरण? ये संसार का नियम है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके साथ आपके मार्ग में व्यवधान बनकर पैदा हो जाते हैं। वे घर के लोग भी हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं। अब ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि आप अपने संकल्प के आधार पर कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप यदि अनावश्यक कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को ही केंद्र बनाकर के कार्य करेंगे, तब संसार की छोटी मोटी बातें आपको पीछे नहीं हटा सकती हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया, और इसका अनुभव तो मुझे अपने कार्य क्षेत्र से ही बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने छात्रों के अत्यधिक लोकप्रिय और प्रिय शिक्षिका रही हूँ। और स्वाभाविक है कि जब आप लोगों में अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो कुछ लोग इस बात का को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जी। लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा अपने कार्य पर ही रहा। जी। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि आप विदेश में आपने हिंदी शिक्षिका के रूप में काम किया, लेकिन हाड़ौती में हमें जब इस बात का पता लगा कि ऐसी एक शिक्षिका है जिन्होंने विदेश जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो बड़ा अच्छा लगा। और आज जब आप हमारे स्टूडियो में आपने जो संस्मरण सुनाए और आपकी जो यात्रा रही उसके बारे में आपने बताया, तो लोग जानेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे क्या आपका रास्ता है? आगे के लिए तो सर मेरा विचार ये है कि मैं अपना लेखन कार्य जारी रखूं, जी। और मेरी एक बार पुनः देश की सेवा करने का विचार है। अगर भगवत कृपा रही और सहयोग सब ठीक रहा, परिवार का सहयोग रहा, बच्चों का सहयोग रहा, और ईश्वर की कृपा रही, तो हो सकता है कि पुनः मैं आगे विदेश सेवा में जाऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने देश की बात को दूसरे देश तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और ईश्वर उसके लिए किसी विशेष व्यक्ति का ही चयन करते हैं। अभी तक तो ईश्वर की कृपा मुझ पर रही है और आगे भी रहेगी। मैं और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि मैं उस कार्य में आगे बढ़ सकूंगी। जी। और यही मेरे आगे की अभी तक की जी। विचारधारा। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है। ऐसी विचार रखने वाली राजकीय शिक्षिका, साहित्यकार डॉक्टर
अपर्णा पांडे जी हैं, जो निरंतर इस ओर आगे बढ़ती रहती है, किस तरह हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया जाए और हिंदी का प्रचार प्रसार विदेशों तक कैसे पहुंचाया जाए। आज इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आज ये हमारी स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।